और खबर दिल्ली से, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप कर्नाटक प्रभारी दिलीप पांडे के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूर्व आईपीएस ऑफिसर भास्कर राव आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली आम आदमी पार्टी मुख्यालय में लेंगे पार्टी की सदस्यता। देखिए, लगातार पंजाब में मिली जीत के बाद में गदगद है आम आदमी पार्टी और अब अन्य राज्यों पर फोकस किया जा रहा है, वो भी पूर्ण रूप से। इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की राजनीति में भी दस्तक दी, लेकिन पंजाब में कामयाबी मिलने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और अब दिल्ली आप मुख्यालय में दोपहर 1 बजे पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बकायदा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी भी देंगे। आप कर्नाटक प्रभारी दिलीप पांडे के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। पूर्व आईपीएस ऑफिसर है भास्कर राव, जो कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली आप मुख्यालय में दोपहर 1 बजे भास्कर राव सदस्यता ग्रहण करेंगे आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया। हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मनीष सिसोदिया ने उद्घाटन किया हेल्थ केयर सेंटर का। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे दिल्ली सरकार की ओर से और उसी दिशा में बढ़ाई गया यह कदम है। हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और वहीं गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा पर तैनात जवानों पर हमले का मामला, पुलिस और जांच एजेंसीज अब टेरर एंगल से जांच कर रही हैं। आरोपी अहमद मुर्तजा ने पुलिस की एसएलआर छीनने की कोशिश की। आरोपी ने धारदार हथियार से पुलिस जवानों पर हमला किया। पुलिस टीम ने आरोपी अहमद मुर्तजा को गिरफ्तार किया। गोरखपुर के सिविल लाइंस का रहने वाला है आरोपी अहमद मुर्तजा। अहमद मुर्तजा कर चुका है आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग। आरोपी अहमद मुर्तजा के पास से पैन कार्ड, लैपटॉप बरामद। मुंबई की फ्लाइट टिकट भी अहमद मुर्तजा के पास बरामद हुई है। गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में घुसने की नाकाम कोशिश के दौरान पीएसी के 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले शख्स से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस और जांच एजेंसीज अब टेरर एंगल से जांच कर रही है। वहीं हमलावर ने पुलिस की पूछताछ में अपना पूरा नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी बताया, जो कि गोरखपुर के ही सिविल लाइंस का रहने वाला है। मनीर अहमद का बेटा है। उसका घर अब्बासी नर्सिंग होम के बगल में है। मुर्तजा ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। उसके बयान लेने के बाद पुलिस अधिकारी उसको उसके घर लेकर गए और उसके पिता मुनीर अहमद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि उसके पिता मुनीर अहमद भी इंजीनियर हैं। मुर्तजा का परिवार पहले मुंबई में ही रहा करता था और अक्टूबर 2020 में वहां से गोरखपुर आकर सिविल लाइंस में बसा। मुर्तजा के परिवार वालों का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही। वो शनिवार देर शाम से ही घर से लापता था और वो लोग उसकी तलाश कर रहे थे। एक अभियुक्त ने कल गोरखनाथ पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे कि पुलिसकर्मियों ने सजगता से नाकाम कर दिया और इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो अभियुक्त है उसको भी चोटें आई थी। तीनों लोगों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। इसमें 307 और 7 CLA अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गंभीर धाराएं इसके ऊपर लगाई गई है और ये गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। इसका रिमांड लिया जाएगा और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूछताछ में पता चला है कि ये गोरखपुर का रहने वाला है। इसके परिजनों से और इसके पास से जो सामान बरामद हुआ है उसमें पुलिस जांच कर रही है। आवश्यकता अनुसार बाहर के जनपदों में भी टीमें भेजी जा रही हैं ताकि इसका बैकग्राउंड चेक किया जाए और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके सिविल लाइंस का रहने वाला है आरोपी अहमद मुर्तजा है। हरेंद्र दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, ये मुर्तजा का कनेक्शन टेरर के साथ में है, इसी को लेकर जांच पड़ताल जारी है। अभी जांच पड़ताल के बाद कुछ नए खुलासे हुए क्या? जिनको खुद को टेंशन है वो हरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हरेंद्र, सवाल ये है कि पुलिस की जांच पड़ताल में अभी क्या कुछ खुलासे हो चुके हैं? ये मुर्तजा का जो टेरर कनेक्शन है, इसको लेकर क्या कुछ और सच्चाइयां सामने आई हैं अब तक? देखिए, अभी तक पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि जांच की जा रही है। रांची से पुलिस के आला अधिकारी, गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार भी लगे हुए हैं।
गोरखपुर का पूरा वैसे ही प्रशासनिक अपनी अमला महिला लगा हुआ जांच पड़ताल में, हमारे देश में और अनेक पुलिस के त्योहारों आला को अधिकारी मनाया किसी भी जाता है। ठोस नतीजे पर नहीं मेरी पहुंच रहे हैं कि आखिर मामला आने क्या वाले है। सभी त्योहारों फिलहाल के लिए यह अब मुर्तजा जो है कि सबको गोरखपुर बहुत-बहुत सिविल शुभकामनाएं। लाइंस कैंट थाना क्षेत्र का लेकिन रहने वाला त्योहारों है, के बीच में मुंबई में रहता है, और उसके बैग से जिस तरह से सामान बरामद हुए संदिग्ध एग्जाम है, भी होती है। क्योंकि लैपटॉप बरामद हुआ, हम पैन इसलिए कार्ड बरामद त्योहारों हुआ, का मजा नहीं ले धारदार पाते हैं। हथियार बरामद हुए हैं। तो सभी मुद्दों को लेकर के पुलिस जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कह रही है कि जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिरकार यह क्यों ऐसा किया और क्या मंसूबा लेकर के गोरखनाथ मंदिर पर पहुंचा था, जहां पुलिस वालों से इस तरह का कृत्य किया, धारदार हथियार से मार करके उनको घायल किया और राइफल छीनने का प्रयास किया। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके पिता को भी हिरासत में लिया गया और उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। हाल ही में 2 साल पहले ही ये गोरखपुर में आया और उससे पहले मुंबई में ही सभी लोग रह रहे थे। तो अभी तक ऐसा क्या कुछ कनेक्शन मिला है जिससे और कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। आखिरकार क्यों मुर्तजा ने सीधे वहां पर घुसने की कोशिश की और फिर हमला करना शुरू कर दिया धारदार हथियार से? इसके पिता का क्या कुछ कनेक्शन है? मुंबई से जो इनका कनेक्शन निकल कर आया उसके पीछे क्या कुछ और राज हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात रही राज की बात, तो पुलिस अभी खोलेगी, पट्टा जरूर खोलेगी कि मामला क्या रहा, लेकिन इतना तो तय है कहीं न कहीं यह मामला संदिग्ध है। इसको लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और खुलासा करने की जो बात कर रही है पुलिस कि हम इसकी खुलासा करेंगे, इस मामले का खुलासा करेंगे कि आखिरकार 2 साल पहले लोग गोरखपुर में आए हैं और किन कारणों से इस तरह की घटना की है, इनके पीछे किनका हाथ है, मेन मंसूबे क्या थे, उसके पीछे जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और जांच पड़ताल करने के बाद कुछ समय बाद ही पुलिस इसका जरूर खुलासा करेगी। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए फिर से बड़े संकेत दिए हैं। शिवपाल ने सुबह सुबह रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की और चौपाई करती है कि यह वक्त राम को सुनने का है। देखिए, शिवपाल यादव जिस तरीके से बार बार जो एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन दरअसल बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। पहले जिस तरीके से चर्चा ये हुई कि वो अमित शाह से मिले हैं, फिर चर्चा ये हुई कि वो खुद जानबूझकर अब अखिलेश के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि नाराजगी थी उनकी। उसके बाद जब वो शपथ लेने पहुंचते हैं तो उसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद में वो पीएम और सीएम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ट्विटर से। और अब शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए फिर से कुछ बड़े संकेत दिए हैं और मेरे साथ ब्रजेश जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। ब्रजेश, चाचा शिवपाल का झुकाव भगवान श्री राम के प्रति अब ज्यादा ही हो गया है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब समय बदलता है हालात बदलते हैं, तो लोगों की जो मनोभावनाएं है वो भी बदल जाती हैं। ये वही शिवपाल यादव हैं जो मुलायम सिंह यादव के अनुज हैं और मुलायम सिंह के हम कदम रहे हैं, और मुलायम सिंह को राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले के तौर पर जाना जाता है। हाँ। राम भक्त अयोध्या कभी जाने की जहमत नहीं उठाते थे जो है, लेकिन आज राम नाम की चौपाइयां डाल रहे हैं। तो ये हृदय परिवर्तन दरअसल बदलती परिस्थितियों की वजह से हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक अटकलें लग रही हैं कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी का दामन था। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी शिवपाल यादव की मुलाकात हुई थी। यूं तो इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा गया था, लेकिन वो शिष्टाचार जो शपथ ग्रहण में भी विपक्षी नेता आने की जहमत नहीं उठाते, वो भला विपक्षी पार्टियों के नेता जो है शिष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री से मिलने क्यों जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के बार बार ये मैसेज देने की अब शिवपाल यादव कोशिश कर रहे हैं कि सपा से उनका अलगाव हो गया है। और सबसे बड़ी ये व्यक्तता के पीछे जो वजह भी है कि अखिलेश यादव उन्हें भाव नहीं दे रहे। जिस तरीके से शुरुआत से लगातार देखा कि चुनाव जीतने के बाद जो है जब विधायकों की बैठक हुई तब शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया। जब उसके बाद शिवपाल यादव नाराज हो गए। जब सहयोगी दलों की अखिलेश यादव ने बैठक था उस वक्त शिवपाल यादव नहीं पहुंचे। उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। दिल्ली में भी ये माना गया कि गोपनीय मुलाकात अमित शाह के साथ हुई, तो कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। लेकिन अब जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आज अभी शिवपाल यादव संभावना है कि कुछ देर बाद यहां से अयोध्या के लिए जाए,
हनुमानगढ़ी के पहले दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। और उन्होंने कहा है कि नवरात्र के बाद वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। वो बड़ा फैसला क्या होगा ये हर किसी को इंतजार है। जो कयास लग रहे हैं, कयास सीधे तौर पर यही है कि वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और जो इंटरनल सोर्सेस की जो है उसके मुताबिक शिवपाल यादव को बीजेपी जो है इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि जो अखिलेश के बराबरी में भी आकर खड़े हो जाए और बीजेपी का दामन बिना थामे, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे, उस स्ट्रेटजी पर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। और तो शिवपाल यादव को उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है, यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव की बगल की कुर्सी शिवपाल यादव को मिल जाएगी। और सबसे आपको याद होगा पूजा पिछली मतलब ये है कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कर रख दे कि वहां से अखिलेश निकल ना पाए। और ये बात सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा के समर्थकों में आज तक भी एक कंफ्यूजन है। कई जगहों पर आज भी चाचा को फॉलो किया जाता है और यही वजह रही कि खुद करहल में चाचा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे भतीजे के। और बीजेपी ने 2024 की रणनीति के तहत अखिलेश को घेरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और वैसे भी कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर भतीजा चाचा को संभाल नहीं पाया तो चाचा को सहेज कर कोई और रख लेगा। बिल्कुल पूजा, देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी है। पिछली बार के कार्यकाल में अगर ध्यान हो तो नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से विधायक थे, लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ नितिन अग्रवाल को उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया गया था। तो एक तो विपक्ष का जो कि ये रवायत सी रही है कि विधानसभा अध्यक्ष जहां जो है सत्ताधारी दल का होता है, वही उपाध्यक्ष विपक्ष की पार्टी से होता है। तो कुछ उसी स्ट्रेटजी पर बीजेपी काम करती दिखाई दे रही है। शिवपाल यादव को अगर वो उपाध्यक्ष बना देते हैं तो सीधे तौर पर वो विपक्ष का भी रहेगा, यानी समाजवादी के सिंबल पर विधायक है शिवपाल यादव। और अगर विपक्ष से जो है उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया जाता तो विपक्ष भी ये सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा कि सत्ता पक्ष ने अपने ही व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन अप्रोक्ष रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ताधारी दल के पास रहेगी तो शिवपाल यादव को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा, हर वक्त नेता प्रतिपक्ष के सामने रहेंगे, यानी शिवपाल यादव एक चीज चाहते हैं कि जिस अखिलेश ने उनके साथ जो है असम्मानजनक रवैया अख्तियार किया, जिस अखिलेश ने उनका अपमान किया है, वो उसके सामने मजबूती से खड़े दिखाई दे। कांटे से कांटा निकालने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। एक तरफ जहां उपाध्यक्ष बना करके जो है अखिलेश के सामने खड़ा कर देगी, वहीं शिवपाल यादव को अपरोक्ष रूप से अपने खेमे में ला करके एक समाजवादी पार्टी के जो खाटी समाजवादी वोट बैंक है उसको काटने की भी कवायद पर काम कर रही है। तो ये सीधे तौर पर ये बेहद ही एक अहम स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन कयास यही है कि अब शिवपाल यादव को उपाध्यक्ष के तौर पर जो है बीजेपी बिठा सकती है। और ये अपने आप में जो है अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ठीक है ब्रजेश, आपके पास वापस लौट रहे हैं मनीष मिश्रा। इस वक्त दरअसल शिवपाल यादव के घर के बाहर ही मौजूद हैं। मनीष, क्या कुछ चल रही है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर? घर के अंदर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? कोई सुगबुगाहट, कोई आवाज कानों तक पहुंची क्या आपके? देखिए पूजा, तो आपको बता दूं कि हमने बात करने की कोशिश की है तो शिवपाल यादव ने ऑन द रिकॉर्ड तो कुछ नहीं बोला, ऑन द कैमरा तो कुछ बोलने से मना कर दिया। कि हालांकि उन्होंने जो बात भी कहा कि हम अयोध्या जाएंगे, वहां पे हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे और रामलला के भी दर्शन करेंगे और नवरात्र के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़े फैसले में देखिए दो फैक्टर्स आते हैं पूजा, या फिर बीजेपी में अपनी पार्टी जो प्रसपा है उसको विलय करते हैं और खुद राज्यसभा का टिकट ले सकते हैं और अपने बेटे को जसवंत नगर आदित्य जो कि चेयरपर्सन है पीसीएफ के, उसको उनको वो वहाँ से नगर से या अपर्णा यादव को अपनी टिकट अपनी खाली स्थान से वहां से लड़वा सकते हैं। तो यादव वोट बैंक साधने की सबसे बड़ी जुगाड़ ये मानी जाती है। या फिर एक जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी दे सकते हैं और वही कुर्सी जो नेता प्रतिपक्ष के बिल्कुल बगल में होती है और वो नेता प्रतिपक्ष जो उनके भतीजे हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने देखा था किस तरीके से बस फिर दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, उसको एक और तर्क देने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन शिवपाल यादव के पास भी हैं। देखना ये होगा कि किस तरीके से, हमने देखा था कि
जो अभी 22 का चुनाव हुआ था उसमें MY फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहा था समाजवादी पार्टी में। एक तरफ MY फैक्टर के लिए, M फैक्टर को काटने के लिए आपने देखा कि दानिश आजाद को इन्वॉल्व किया गया, जो हमने सबसे पहले बताया था कि इस बार 2 चेहरे हो सकते हैं। दानिश आजाद को लाते हैं राजमंत्री के तौर पे, जो कि पसमंदा समाज से आते हैं और सुन्नी उसमें आते हैं। दूसरा वही आपके मोहसिन रजा, जो उनको रिटेन करते हैं, राजमंत्री का दर्जा देते हैं, हज कमेटी का अध्यक्ष बनाते हैं। तो दोनों चीज रखी। अब बचता है आपके पास यादव वोट बैंक के लिए। शिवपाल यादव से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता। जिस तरीके से सबको पता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद जो अगर कद था वो शिवपाल यादव का था, किस संगठन को मजबूत किया था, किस तरह के संगठन को तैयार किया था, उसकी नींव रखी थी, उसमें नींव में जो मजबूती लाने का काम किया था वो शिवपाल यादव ही था। और जिस तरीके से उनका इस बार हमने देखा था जब उनके विधानमंडल दल की नेता का चयन होता था तब भी उनको बुलाया नहीं गया था। उसके बाद जो उनके सहयोगी दल थे उसमें नहीं बुलाया गया था। हालांकि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साइकिल के सिंबल से ही चुनाव लड़ा था और उस पर उन्होंने जीत भी हासिल की थी, पर उनको बतौर विधायक उनको नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं तलखियां वो देखने को मिली थी। बीजेपी की तरफ उनका खुला दरवाजा है। हमने देखा था किस तरीके से वो दिल्ली में मुलाकात करते हैं, उसके बाद आने के बाद ट्विटर पर सक्रिय होते हैं और PM मोदी और CM योगी को करते हैं। और आज एक फिर बात उन्होंने राजा रामचंद्र का जिक्र किया है, प्रभु राम के गुणगान गाते दिखे नजर आए। प्रभु राम के दर्शन भी करेंगे, प्रभु राम के आशीर्वाद के लिए वहां पर उनके दर पर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन आगे क्या फैसला करेंगे ये नवरात्र के बाद बताएंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। योगी सरकार 2 का पहला बजट जून में पेश होगा। विभागों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए जा चुके। 6.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। जून के पहले सप्ताह में पेश हो सकता है बजट को लेकर ये बड़ी जानकारी है फिलहाल जो आपको बता रहे हैं हम। विभागों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं और 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश का इस बार हो सकता है। जून महीने में बजट आ सकता है। जून के पहले सप्ताह में पेश हो सकता है बजट। योगी सरकार 2 का पहला बजट जून में पेश होगा। लखनऊ में कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पूजा पाठ के साथ अपना विभागीय कामकाज शुरू कर दिया है। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत उन्होंने की और क्या कुछ कहा सुनिए। उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके पास 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो लगातार कारागार विभाग में बड़ा काम हुआ है, लेकिन बहुत सारी शिकायतें रहती थीं कि अंदर मोबाइल जाते हैं और बहुत सारी अमानवीयता भी होती है, वसूली होती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर काम भी हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं ये विभाग इस बार आपके पास है? देखिए, आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत बेहतर हुआ है पिछले 5 साल के कार्यकाल में, और माननीय योगी जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। उस भरोसे को उनको कायम रखते हुए पिछले 5 साल के कार्यकाल से और इसको बेहतर बनाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छा करेंगे। कारागार विभाग के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि बहुत सारी वेतन विसंगतियां हैं, जिसको लेकर DG को भी उन्होंने लिख कर दिया है। तो माने ये सारी चीजें अब धीरे धीरे दूर होंगी? देखिए, पहले मैं सबसे संवाद करूंगा। संवाद करने के बाद में हमारे छोटे से स्तर का कर्मचारी भी हमने अपने विभाग में कह दिया कि वो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। अगर अपने विभाग का छोटे से छोटा कर्मी अगर हमारे पास पहुँच करके अपनी मन की बात न कह पाए तो मैं मानता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हैं। हमें सभी, छोटे हो बड़ा हो, सबसे सामंजस्य बिठा करके और सबकी समस्याओं को समझ करके और सबके साथ मिल करके बैठ करके उसका समाधान कराने का प्रयास हमारा रहेगा। और छोटे से कर्मचारी को भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम अधिकारी हैं, वो कर्मचारी है, हम मंत्री हैं, वो कर्मचारी है। एक अभिभावक की भूमिका हम निभाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप भी एक परिवार की तरह रह करके काम करिए तो बेहतर काम होगा। दूसरा सर बड़ा विभाग है होमगार्ड, जिसको लेकर ड्यूटी और सैलरी बहुत सारी समस्याएं पिछली बार भी आई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी, कई कमांडेंट भी सस्पेंड हुए थे। तो क्या माना जाए इस बार कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी और जो उनकी ड्यूटी हैं, जो उनके चार्ट के हिसाब से उनको लगाने की बात थी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देने की बात थी ताकि वो अपना जीवन स्तर उठा सकें, तो माना जाए कि इस बार चीज़ें बेहतर होंगी? बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम। कई चीज़ें हमने ध्यान में रखी हैं
उसको पूरा समझ करके हमने कुछ पॉइंट नोट भी किए हैं, आज उनको अभी नहीं बताएंगे हम। समझने के बाद में और उनको पूरा विभाग के साथ बैठ करके उनकी बेहतरी के लिए जो प्रयास होगा, देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री और पदभार आज ले रहा है, उससे पहले ही 1,18,000 से ऊपर और उनके साथ में सीधा संवाद कर लिया, उन तक अपनी शुभकामनाएं दे दी और उनको बता भी दिया कि एक अभिभावक के रूप में हम काम करेंगे और आप अपने मन की बात हमसे जब भी चाहें, खुला दरबार हमारा रहेगा, कह सकते हैं। जब तक हम अपने विभाग के सभी के मन की बात समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मानना है। तो सबकी सुनेंगे और समझेंगे और फिर उसके बाद प्रयास करेंगे कि हमारे चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सबकी सुन के समझ करके उसमें जितना बेहतर हो सकेगा। क्योंकि वो भी मैंने देखा है कि होमगार्ड कर्मी हमारे चौराहे पे कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं चल पाया। कोरोना काल में जब हमारे प्रवासी अपने घर जा रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज के माध्यम से उनको घर तक पहुंचाने का प्रयास किया था, जिस समय पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित था, उस समय हमारे होमगार्ड कर्मी उन हमारे प्रवासियों को घर तक पहुंचाने का काम होमगार्ड कर्मियों ने किया। मैं उनकी भावना, उनके उस कर्तव्य को हृदय से अभिवादन करता हूं उनका। सर, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का एजेंडा दिया है, कहा है कि सब जितने भी लोग हैं 100 दिन में कुछ ऐसा काम करें जो हमने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो क्या माना जाए दोनों विभागों का महत्वपूर्ण काम जो 100 दिनों में हो जाएगा? हमने जो एजेंडा बना रहे हैं हम उस पर पूरा करके 100% करके दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको न्यूज़ इंडिया की तरफ से। यह है मंत्री धर्मवीर प्रजापति जो कह रहे हैं चीज़ें बेहतर हुई हैं, बची हुई चीज़ों पर हम काम करेंगे। 100 दिन के एजेंडे पर हम बेहतर तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है चीज़ें बेहतर हों। कैमरामैन सोनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। न्यूज़ 1 इंडिया की रियलिटी चेक में कुशीनगर के जिलाधिकारी खरे उतरे। डीएम एस राजलिंगम समय से पहले अपने कार्यालय पहुंचकर आम जनता की समस्याओं को सुनते नजर आए। शासन की मंशा के अनुरूप ही वो कार्य करने की बात भी कह रहे हैं। दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में दिख रहे हैं। सीएम के द्वारा यह फरमान किया गया है कि प्रदेश के सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समय से बैठ के आम जनता की समस्या सुनेंगे। हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जिलाधिकारी एस राजलिंगम है और वह लगभग सुबह के 9:55 हो गए हैं। हम देखते हैं कि वो अंदर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। न्यूज़ इंडिया का रियलिटी चेक है, इसको लेकर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखते हैं कि डीएम साहब खुद बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। आप देखिए यहाँ पे कुशीनगर के जो जिलाधिकारी हैं बैठे हुए हैं और आम जनता की समस्या भी सुन रहे हैं। हम उसको लेके बात करेंगे अभी डीएम साहब से। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इधर दिखाया कि किस तरह से अभी 5 मिनट बाकी है 10 बजने में, फिर भी डीएम साहब के द्वारा आम जनता की समस्या सुनी जा रही है और सीएम योगी के जो मंसूबे हैं उस पर खरा उतर रहा है। हम बात भी करेंगे। सर सुबह के अभी 5 मिनट बाकी है 10 बजने में। सीएम सर का आदेश है, रियलिटी चेक हो रहा है न्यूज़ इंडिया के द्वारा, क्या कहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जनता की समस्याओं का जो निस्तारण है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। तो इसी क्रम में 10 से 12 बजे तक ये जनता